क्या होमवर्क दिया था आपको मैंने? असाइनमेंट 5 था। ओके, और मॉड्यूल से भी कुछ था बेटा? नहीं तो कोई डाउट करवाने हैं उससे कि सब आगे आपको करवाना है। करवाओ असाइनमेंट 5 के डाउट? तो चलो ओपन करो असाइनमेंट 5, बताओ क्या क्या डाउट है आपको। पहले डाउट खत्म करते हैं, देन आई स्टार्ट टीचिंग। क्वेश्चन 9, 10, 11 and 13। बाप रे, 9, 10, 11, 13, और बोलो। मैम 6, 7 और 15। 6, 7, 15, और बोलो। हो गए सबके कवर? सब लोग करते हैं कि नहीं होमवर्क? ये ऐसे ही आके बैठ जाते हो? मैम 14। 14? यस मैम 14। एक मिनट, मेरा ये खुल नहीं रहा। 14 ऑल्सो, ओके। मैम 8th क्वेश्चन। सब पूछ लोगे लगता है अभी। 8 और हो गया? हाँ मैम। चलो सॉल्व करते हैं। लेट मी ओपन, मेरा ओपन नहीं हो रहा है, गिव मी अ सेकंड। Yeah. Chalo, let's start now. First question that I'm solving with you is question number 6. So see what is question number 6 is. 0.5 PaCl2 is mixed with 0.2 mole of sodium phosphate. The maximum number of barium phosphate that can be formed is. So tell me, in the last lecture when we were doing mole concept, what was the last thing that I taught you, beta? सबसे लास्ट आपको क्या सिखाया था मैंने? कहाँ पे रुके थे? एक्सेस रिएजेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट सिखा दिया था ना मैंने? हाँ मैम। हाँ, तो ये क्वेश्चन उसी पे है फिर। Okay, so it is barium chloride and sodium phosphate mixed together. So let us write the reaction for problem number 6. BaCl2 and sodium phosphate mixed together. तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? प्रोडक्ट will be barium phosphate, which is this. And NaCl. So we need to balance this. ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बेरियम फॉस्फेट के 1 मोल्स, बट NaCl के टोटल मोल्स हो जाएंगे 6. राइट, नाउ सी व्हाट इंफॉर्मेशन गिवन टू अस. स्टोइशियोमेट्री क्या बोल रहा है और इंफॉर्मेशन क्या दी है? स्टोइशियोमेट्री इज टेलिंग यू कि अगर 3 मोल बेरियम क्लोराइड है तो इस 3 मोल बेरियम क्लोराइड के लिए 2 मोल सोडियम फॉस्फेट जरूरी है. नाउ what is given to us? 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड. तो जो बेरियम क्लोराइड लिया है वो 0.5 मोल है, और सोडियम फॉस्फेट के मोल्स हमको दिए हैं प्रॉब्लम में 0.2 मोल्स. तो नाउ टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी हमको प्रॉब्लम में दिया है, it is as per stoichiometry or not. I taught you last lecture to take a ratio, and that ratio is number of moles upon stoichiometric coefficient. तो यहाँ पे 0.5 अपॉन 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0.2 अपॉन 2 हो जाएगा.
अगर ये रेशो सेम आ गया तो वी से our reactants are as per stoichiometric calculations, and if it is not same then they are not. तो ये वाला आंसर मेरा क्यूबिक मीटर है, केजी और मीटर के बीच में -3 लिखा होता है, तो पर क्यूब पढ़ो उसको, पर क्यूबिक। पढ़ो 1 kg पर। so तो ये आ गया 0.166 और 0.2/2 क्या आंसर आएगा बोलो? 0.1। तो आर दे सेम? क्या ये रेशियो सेम है? ऑब्वियसली नॉट, द रेशियो इज नॉट सेम। फिर इसमें जो कम होता है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है, और जो एक्सेस होता है वो दूसरा वाला एक्सेस होता है। So meaning is, in this reaction, what is limiting, what is excess? Your sodium phosphate is a limiting reagent and barium chloride is in excess. So we identified this as limiting reagent. ये हमारा limiting reagent हो गया, sodium phosphate limiting reagent हो गया। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन किसके हिसाब से करना होता है? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। So we will just consider the product form as per limiting reagent. So what you see in the stoichiometry, you are having 2 moles of Na3PO4 present, then that will form 1 mole of product. इससे 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनता है। तो अभी हमारे पास कितने मोल्स है? 0.2 मोल्स ऑफ Na3PO4. Then how many moles of product should be formed? 0.1 mole of Ba3PO4 twice. Is this clear to you? तो प्रॉब्लम नंबर 6 का आंसर D होगा। Okay, this is based on the concept that I taught you at the end in the lecture, limiting reagent and excess reagent. Next is problem number 7. Somebody has asked. So this is telling that an ore contains 1.34% of mineral argentite, formula Ag2S by weight. इसका मतलब क्या होता है? What is the whole meaning of this statement? Or you get from mine which has other things than the mineral. उसमें दूसरी चीजें भी होती है। अभी मिनरल कितना दिया है? मिनरल दिया है 1.34। मतलब अगर और 100 ग्राम्स है तो उसमें मिनरल कितना होगा? 1.34 grams. In 100 gram of ore, I am having 1.34 gram of the mineral by weight. Now what they are asking us, how many grams of this ore would have been processed in order to obtain 1 gram of pure silver? तो इसका एक्सट्रैक्शन करके हमको सिल्वर मिलता है। बैलेंसिंग में अगर इसके 1 मोल में 2 मोल सिल्वर है तो 1 mole of this is going to give me 2 mole of silver, and I want this silver to be 1 gram. ये सिल्वर 1 gram चाहिए, और ये 1 gram सिल्वर के लिए they are asking us कि how many grams of ore would have been processed. ore कितना लेना है to get here 1 gram of this? How much should be this? So obviously पहले हमको ये भी निकालना पड़ेगा, फिर हम यहाँ तक पीछे जाएंगे। अभी how do we go about? We can go by moles, we can go by mass, but I think mass is better क्योंकि हमको आंसर मास में लिखना है। तो अभी ये जो स्टोइशियोमेट्री लिखा है ना, इसका as per स्टोइशियोमेट्री क्या दिख रहा है कि 1 mole of Ag2S is giving me 2 mole of Ag. So what is the mass of 1 mole of Ag2S? Your silver is 108 plus 108, 216 हो जाएगा, और 216 plus 32,
So it is 248 grams, right? That is the molecular mass of Ag2S. तो अगर 248 ग्राम्स Ag2S से हम स्टार्ट करते हैं तो एज पर स्टोइशियोमेट्री 2 मोल सिल्वर मतलब 216 ग्राम्स ऑफ सिल्वर मिलता है. So what I want to calculate is to get 1 gram of silver, how much should be Ag2S? That's the first calculation. So now I will say since 216 grams of Ag we get from 248 grams of Ag2S. Therefore, 1 gram of Ag we are going to get from how much Ag2S, and that will be 1 into 248 upon 216. ये इतना ग्राम हमको क्या चाहिए? Ag2S चाहिए. तो देखो क्या आंसर आ रहा है. वन 1.14. हाँ 1.14 आ रहा है ना ये आंसर. तो हम यहाँ तक आ गए 1.14 ग्राम. ओके ये आ गया हमको. 1 ग्राम सिल्वर के लिए हम ये फाइंड आउट कर लिए. 1.14 ग्राम ऑफ Ag2S तक आ गए. अभी इसके पीछे चले जाओ. कैसे जाओगे आप? हम कहेंगे अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन में सिंस 1.34 ग्राम of Ag2S we get from 100 grams ore. So we will say therefore 1.14 gram of Ag2S we are going to get from how much of the ore? So it will be 1.14 into 100 upon 1.34. This should be the answer. Okay. कितना हो गया बोलो आंसर? 74.6 grams. है ना वो ए ऑप्शन. तो वो हम टिक करेंगे. तो ये आंसर हमारा आ रहा है 74.6 ग्राम्स. And that's our A option. So this is your problem number 7 हो गया. नेक्स्ट किसी ने प्रॉब्लम नंबर 8 पूछा है. So problem number 8 says hydrogen मैम evolved. 85.7 आ रहा है. अरे तुमने जो बोल. एक मिनट मैं कर लूं. मैंने किसी के भरोसे लिख दिया जो इतना कॉन्फिडेंटली मुझे बोला. तो ये 114 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1.34. का आंसर 85.7 आ रहा है. ओके
So the hydrogen evolved at NTP on complete reaction of 27 grams of aluminium with excess of aqueous NaOH will be. And they give you a reaction. So it is a very simple stoichiometry problem. आपकी reaction देखो क्या है? आपके reaction में aluminium is reacting with NaOH in water. And you get 2NaAlO2 sodium aluminate and plus 3 moles of hydrogen are evolved. So as per the reaction given, reaction के stoichiometry के हिसाब से अगर आपका aluminium 2 mole होता है, your hydrogen evolved is 3 mole. A 2 mole aluminium gives you 3 moles of hydrogen. Then 27 grams aluminium there. So what is 27 grams aluminium? So they are asking you, अगर ये 27 grams है, so how much is this? Okay, how much will be the hydrogen evolved? और ये volume at NTP हमको देना. So 27 grams is 1 mole. तो अगर aluminium 1 mole है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 1.5 मोल और 1.5 मोल का अगर हमको वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है तो 1.5 into 22.4 liters हो जाएगा and that is 33.6 liters at NTP. This is what is your problem number 8. मैम वो कैमरा थोड़ा राइट साइड में दिख नहीं रहा, मतलब हाँ मैं कर देती हूँ बेटा, 1 मिनट हाँ. I'll move the camera for you. See, can you see now? देखो यस मैम. दिख रहा है? हाँ मैम. हो गया. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 9. तो सी व्हाट डज Yes, ma'am. प्रॉब्लम नंबर 9 सेज. हो गया 8 लिख के सबका. प्रॉब्लम नंबर 9 कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन व्हिच विल बी कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 grams of steam on it. So again you need to write a balance reaction. तो देखो अगर आपको बैलेंस रिएक्शन नहीं आ रहे बिकॉज सी केमिस्ट्री हैज जस्ट स्टार्टेड विद यू, तो ये सारे रिएक्शंस तो नहीं सिखाए हैं अब तक. तो आप रिएक्शन के लिए गूगल कर सकते हो. यू जस्ट नीड अ रिएक्शन हियर राइट नाउ विद आयरन एंड स्टीम, मतलब आयरन एंड वाटर एंड द प्रोडक्ट इज गिवन. So it is iron plus water and they say it is going to form Fe3O4. So your product is Fe
NO4 and plus hydrogen. So I need to balance. यहाँ पे ये 3 होगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, and then I will get 4 moles of hydrogen gas getting evolved. So I wrote this balance equation. अभी कनेक्ट किसको करना है? Calculate the mass of iron that I will get with 18 grams of steam. तो iron और steam को कनेक्ट करना. तो ये 3 moles है, तो ये हो जाएगा 4 मोल. अभी प्रॉब्लम में 18 ग्राम्स दिया है. So what does 18 grams means? 1 mole. 18 grams is 1 mole of water. तो अभी हमको कैलकुलेट करना है कि 1 मोल ऑफ वाटर से कितना आयन मिलेगा. तो आई स्टार्ट कैलकुलेटिंग. सो सिंस 4 मोल ऑफ वाटर needs 3 mole of iron, so therefore your 1 mole of water is going to require how much iron? So it will be 1 into 3 by 4. So that will be 0.75 moles. तो हमारे पास आयन के मोल आ गए. Now we know the mass of the iron. आयन का एटॉमिक मास है 56. So we can further calculate 0.75 into 56. This will be the mass of iron. ये मास ऑफ आयन कितना हो जाएगा? 42 ग्राम्स. This is problem number 9 to us. See the next problem, problem number 10, which says calculate the number of molecules present in 350 centimeter cube of ammonia gas at 273 Kelvin and 2 atmospheric pressure. तो हमको वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है और प्रेशर दिया है. So what is the first thing? I must know how many moles of ammonia gas are there. मुझे अमोनिया गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं. ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ यू रिकलेक्ट, आई हैड शेयर्ड विथ यू आइडियल गैस इक्वेशन फॉर दिस. वी विल बी यूजिंग PV इज इक्वल टू nRT. हम PV इज इक्वल टू nRT वाला रिलेशन यूज करेंगे और उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? n फाइंड आउट करेंगे इन प्रॉब्लम नंबर 10. So number of moles will be pressure into volume upon gas constant into temperature. So pressure given is 2 atmosphere, volume is 350 centimeter cube. तो जब भी प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो आर का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर यूनिट वाला लेना होता है. So that is 0.0821 and the temperature that we have is 273 Kelvin. Right? So solve this for n. एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो उसको हम अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेंगे. So how many moles are we getting?
31.25 आ रहा है। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली मैं लिखती हूँ 31.2 मोल्स। अभी मोल्स से नंबर कैसे जाएंगे हम? प्रॉब्लम में तो हमको पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सो व्हाट डू आई हैव टू डू? मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। आंसर नहीं मैच हो रहा है। कैसे नहीं मैच हो रहा है? मैम वो वॉल्यूम लीटर में होगा ना? हाँ मैम, वॉल्यूम 0.35 लीटर है ना। अच्छा, 0.35 करना है, कन्वर्जन नहीं किया मैंने, इज द रीजन। ये वॉल्यूम 0.35 लीटर करना पड़ेगा। तो अभी मतलब दिस इंटू 10⁻³ आ जाएगा ना, मतलब ये 0.0312 होगा। 32 हुआ शायद ना, क्या था? 312। 0.3231 312 अभी हो जाएगा टैली, हो जाएगा ना अभी? क्या आंसर आएगा? 1.88 into 10⁻²²। 92 आ जाएगा। Is the answer. Right, so this is what is problem number 10. Problem number 11 is a 10 ml liquid of carbon disulfide, specific gravity 2.63, is burned with oxygen. Find the volume of resulting gases measured at STP. तो क्या रिएक्शन है? पहले इसमें एक रिएक्शन इन्वॉल्व है, वो लिखते हैं, and then we will understand how to go about it. Problem number 11, we are doing a reaction between carbon disulfide and oxygen, giving you CO2 and 2SO2. तो ऑक्सीजन के मोल्स मुझे टोटल लगेंगे 3. So this is the balancing done of the reaction. Now what information I am having? कार्बन डाइसल्फाइड का वॉल्यूम दिया है 10 ml और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है? डेंसिटी. So this is volume given and density also given. How much is the density? 2.63. इतना हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड है. They are asking you the volume of resulting gases measured at STP. तो इससे जो रिजल्टिंग गैसेस होंगे प्रोडक्ट के, उनका वॉल्यूम पूछा है. तो सबसे पहले व्हाट आई नीड मास ऑफ CS2 एंड फ्रॉम दैट मोल्स ऑफ CS2. बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज कि अगर CS2 मेरा 1 मोल है तो गैस में CO2 1 मोल आता है. अगर ये 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग 1 मोल and sulfur dioxide is coming 2 mole. Right, so I need to find how much are the moles of CS2. तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे mass of CS2, that will be the volume into
density, and that will be 26.3 grams. तो ये आ गया mass. अभी what is the next calculation that I have to do? I have to divide it with its molecular mass so that I get number of moles of CS2. So it is 26.3 upon. So carbon is 12 and 2 sulfur. कितना आ रहा है molecular? 76. Okay. So divide by 76 करो. हम 0.34 आ रहा है. 0.34 आ रहा है, राइट? तो आपको Yes. 0.34 मोल ऑफ CS2 आ रहा है. So therefore moles of CO2 will be 0.34 moles. और आपके moles of SO2 will be twice this, that is 0.68 moles. So total moles are going to be 0.34 plus 0.68. ये approximately हम 1 मोल ले सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आंसर दिए है वो approximately ही है, precisely नहीं है. This is little more than 1 मोल है, but answer 1 मोल approximation के हिसाब से दिया है. So गैस का वॉल्यूम, प्रोडक्ट का वॉल्यूम 1 मोल है. So therefore volume will be volume of gas evolved is going to be 22.4 liters at SDP. Is that clear? तो देखो स्टोइशियोमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, and then we further do the calculations based on that reaction. Writing reaction is very, very crucial in stoichiometry. Now the next problem that is asked to me is problem number 13. It says 10 gram of a sample of potassium chlorate gave on complete combustion 2.24 liters of oxygen at NTP. What is the percentage purity of the sample of potassium chlorate? तो बेटा ऐसा प्रॉब्लम मैंने क्लास वर्क में भी करवाया था. इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास 10 ग्राम जो सैंपल है उसमें पोटेशियम क्लोरेट 10 ग्राम नहीं है. So the amount of potassium chlorate is going to be less than that. तो वो पोटेशियम क्लोरेट एक्चुअली कितना है वो हमको कैसे समझेगा? How much is the potassium chlorate? From the information given, they say on complete combustion 2.24 liter of oxygen देता है. तो सबसे पहले we write the balance equation for this and we calculate how much is the potassium chlorate present in the sample और फिर उससे हम परसेंट प्यूरिटी निकाल देंगे.
So I'm writing a balance equation first. Your potassium chlorate KClO3 is going to become KCl and 3 moles of O2. So stoichiometry is showing you कि अगर आपके पास 2 mole KClO3 है, so that will give you 3 mole of oxygen. Now, oxygen evolved 2.24 liter दिया. Problem says you are having oxygen getting evolved 2.24 liter. So 2.24 liter is how many moles? I need to divide this by 22.4 liters and I get the answer 0.1 mole. So अगर oxygen evolved 0.1 mole है, तो उसके लिए I find out how much will be the KClO3. So either you can work in moles or mass, it's one and the same. It doesn't matter. So moles है तो मैं moles में काम कर रही हूँ. So I'll say since 3 mole O2 I get from 2 moles of KClO3. So therefore 0.1 mole O2 okay is going to come from how many moles of KClO3? So it will be simply 0.1 into 2 upon 3. So this is nothing but 0.2 upon 3. So क्या आंसर आएगा? 0.2 by 3. 0.2 by 3. तो 2 by 3 अपना होता है 0.66. तो ये हो जाएगा 0.066 moles. Right? These many moles of KClO3. अभी क्या कैलकुलेट करेंगे? Therefore, mass of KClO3. So how do we get the mass? We will multiply the moles of KClO3 by its gram molecular mass, जिसमें potassium 39 है, chlorine 35.5 है, and 3 oxygens are 48. So that becomes 122.5. This is the GMM, gram molecular mass. से मैंने multiply किया. And now I am going to get how much is KClO3 in the mixture. And that is coming out to be 8.15 grams. तो हमारे पास 10 ग्राम का सैंपल है और उसमें 8.15 grams KClO3 है. So you can calculate now percent purity. तो ये बिना कैलकुलेट किए भी आ जाएगा ना आंसर. ये अब अराउंड 81.7 हम टिक कर सकते हैं. So answer of this problem is going to be A. ये आपका हो गया प्रॉब्लम नंबर 13. Done. Your problem number 14 is chlorophyll contains 2.66% of magnesium by mass. Calculate the number of magnesium atoms in 3 gram of chlorophyll. तो इसमें क्या करना है हमको पहले क्लोरोफिल का
मास दिया है 3. So they are asking us to calculate the number of magnesium atoms in 3 grams. तो 3 grams का मुझे 2.68% निकालना है. That will be the mass of magnesium atom. And from that mass of magnesium atom, we can calculate the number of magnesium atom. So 2.68% means अगर क्लोरोफिल 100 ग्राम्स है तो मैग्नीशियम 2.68 ग्राम्स है. तो अगर क्लोरोफिल 3 ग्राम्स है तो how much is the magnesium? That's the first calculation that you have to do. क्या आंसर आ रहा है बेटा? What is the mass of magnesium coming? Okay, so we are getting 8.04 ग्राम आ रहा है. 8.04 कैसे आएगा? 3 ग्राम में 8.04 ग्राम मैग्नीशियम कैसे आएगा बेटा? डिवाइड बाय 0.084. 0.0804. 0.08. 84 नहीं 804 आ रहा है मुझे तो. चेक करो फिर से. हाँ मैम वही है. यही है ना? तो ये क्या हो गया अपना मैग्नीशियम का मास आ गया. अभी हमको पूछा क्या है प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम इज आस्किंग अस नंबर ऑफ एटम्स. तो फिर मास से मुझे मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे एंड मोल्स टू एटम्स. So it is going to be 3.35 into 10 raised to minus 3. और फिर नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. कौन सा आंसर टिक करेंगे बोलो अभी? 2.01 into 10 raised to 20. Yeah. So
अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है 2.01 into 10 raised to 21 atoms. Right? आपका डाउट का लास्ट प्रॉब्लम, what is the total number of atoms present in 250 milligram of camphor? किसका डाउट है बेटा ये? Who asked me this doubt? बेटा मास दिया है, मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, मोल्स आ जाएगा, और मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो. So you simply have to go from mass to moles. मैम उसका आंसर डी आ रहा था, पर आंसर की में ए दिया है, एग्जैक्टली दिया है. अच्छा, तो तुमने मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया था, हाँ मैम. तो आंसर की तेरा मैम टी आ मेरे रहा में भी है. कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत आ रहा था, अभी वो करके बताओ ना. करके बताते हैं. तो मुझे पहले कैम्फर C10H16O है, तो हमको उसका GMM फाइंड आउट करना पड़ेगा. So first is gram molecular mass of H16 ही है ना इसका. So we need to go for gram molecular mass calculations. तो कितना आ रहा है? 120 plus 16, 136 plus 16, right? कितना आ गया? 152 आ रहा है. 152. Right. तो gram molecular mass is 152 grams per mole. अभी प्रॉब्लम में 25 मिलीग्राम दिया है, so I say therefore moles of camphor will be 25 into 10 raised to minus 3 upon 152. ये कितने मोल्स आ जाएंगे? आ गया ये आंसर? हाँ मैम. अभी मोल्स के बाद में मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे. कितना आ रहा है देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स.
बोलो। हाँ मैम ए आ रहा है 9.90 into 10⁻19। ये आंसर तो नहीं है ना, ये थोड़ी आंसर है। हमको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे है, मेरे को क्या मिला है, ये मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का आंसर आ रहा है 0.99 हाँ और मल्टीप्लाइड बाय 27। हाँ तो फिर डी आएगा मैम, जो मेरा आया है। into 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी एक एटम में सिंस 1 molecule of C10H16O has 27 atoms. So, therefore, number of atoms in 25 milligrams of this will be. So I simply have to multiply this number of molecules now by 27 and that should be the answer. तो अभी आ जाएगा ना आंसर डी। तो ये आंसर है, आंसर डी इज द आंसर, राइट? हम आंसर की में तो ए लिखा हाँ मैम, और ए लिखा है उसमें। तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर दिया है और पूछा नंबर ऑफ एटम्स है। तो वी करेक्ट दिस, वी मेक इट डी, ठीक है? हाँ So मैम। this will be 2.67 into 10⁻21. और क्लियर? तो आपका असाइनमेंट 5 के सारे डाउट्स हो गए। अभी आगे पढ़ते हैं। तो मुझे बता, आई जस्ट स्टॉप एट लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, उतना ही करवाया था लास्ट लेक्चर या उसके आगे थोड़ा कुछ करवाया था? एक दो एग्जांपल्स दिए थे मैम, क्वेश्चन भी दिया था। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट के प्रॉब्लम तो करवाए ही होंगे मैंने, तो बस उतना उसके करके आगे कुछ नहीं करवाया। ओके, उसके आगे कुछ नहीं करवाया था, ठीक है। तो अभी हम स्टोइशियोमेट्री करेंगे। स्टोइशियोमेट्री में मैं और कुछ अलग अलग तरह के रिएक्शंस, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आपको समझाऊंगे। सो आई एम शोइंग यू अ रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज सीरीज रिएक्शन। तो सीरीज रिएक्शन का मतलब क्या है? हम किसी रिएक्टेंट से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं and instead of giving us a product in one step, वो पहले स्टेप में कुछ प्रोडक्ट देगा, फिर वो प्रोडक्ट रिएक्ट होके दूसरे स्टेप में और कुछ बनेगा, और फिर तीसरे या चौथे स्टेप में फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। That is, your reaction can be, instead of one step, single step, a multi-step reaction. तो किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन को सीरीज रिएक्शन कहते हैं। So I'll give you an example of this, and I'll also give you a problem based on this. So suppose I start with the reactant A. तो मेरे रिएक्शन वेसल में एक रिएक्टेंट A लिया है और वो कन्वर्ट होता है B में, और जैसे ही ये B बनता है वो तुरंत कन्वर्ट होता है C में, और जैसे ही ये C बनता है ये तुरंत कन्वर्ट होता है D में, and this is where the reaction stops. So starting with A in a reaction mixture, what I finally get is D, but not in one step, in series of step. ये मतलब होता है सीरीज रिएक्शन का। ये एक स्टेप की रिएक्शन नहीं है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। अभी हम देखेंगे हाउ वी गेट क्वेश्चंस ऑन दिस। तो मैं इसी को प्रॉब्लम में कन्वर्ट करती हूँ। आई से कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस।
And the problem is the number of moles of D formed starting from 4 mole of A will be. तो ये सीरीज रिएक्शन के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, उसमें आइदर जैसे इसमें स्टार्टिंग के मोल्स दिए हैं और लास्ट प्रोडक्ट के पूछे, सो आइदर द प्रॉब्लम विल गो दिस वे, या लास्ट के मोल्स देंगे और स्टार्टिंग के पूछेंगे, दो वेज है. So you try solving, then we will discuss this. वो 5 मोल है ना मैम? हाँ बेटा, 5 मोल of A will be. एट मोल्स हैं. मैम 3.33 मोल्स है. चलो करते हैं सॉल्व. तो आपको स्टोइशियोमेट्री देख के आगे बढ़ना है. तो अगर 5 मोल ऑफ ए से हम स्टार्ट करेंगे तो बी कितना मिलेगा? 5. 5 मोल. So I will be starting with 5 mole of B. जितना भी मिलता है वो पूरा का पूरा हमारा स्टार्ट होगा ना. तो 5 mole of B से C कितना मिलेगा is the next calculation that I have to do. तो अगर 1 mole B होता है तो 2 mole C मिलता है. तो 5 mole B से I am going to get 10 mole of C. And my reaction will start with this complete 10 mole of C. And now I have to calculate how much will be the D form. So I will simply say, looking at the stoichiometry, since 3 mole of C is giving 4 mole of D, therefore 10 mole of C will give you how many mole of D? So that will be 10 into 4 by 3, that is 40 by 3 moles. This is the answer. तो किसी ने कुछ और ही जवाब दिया था मुझे तो. समझ में आया आप गड़बड़ किधर कर रहे थे? So around 13.33 moles is the answer. Yeah, 40 by 3 moles. Starting with 5 mole of A, I am going to get 13.33 moles of D.
चलो, because you made a mistake, I'm giving you one more problem like this. Now see to it that ये next problem आप ठीक से करो. I'm clearing the board and writing that side. मैम 0.83 मोल्स आ रहा है. 0.83 मोल्स आ रहा है. ओके, मतलब 5/6 आ गया ना आंसर तेरा. हाँ. करेक्ट. तो इसमें हमको रिवर्स जाना पड़ेगा.
तो 1 मोल ऑफ G जो स्टोइशियोमेट्री में दिख ही रहा है, उसके लिए मुझे कितना E चाहिए? 5 मोल ऑफ E चाहिए. बट सेकेंड स्टेप में देखो, आई एम नॉट गेटिंग 5 मोल ऑफ E, आई एम जस्ट गेटिंग 3 मोल ऑफ E. So I need to calculate how much is the C required to get 5 mole of E. Because when the E's mole will be 5, I am going to get 1 mole of G. So I'll simply say, as per this stoichiometry, ये stoichiometry क्या दिखा रहा है? कि since 1 mole of C is giving you, या उल्टा लिखना पड़ेगा, 3 moles of E I get from 1 mole of C. Therefore, 5 mole of E I will get from 5/3 moles of C. तो देखो कैसे जा रहे हैं. ये हमको 1 मोल चाहिए जो दिख रहा है ये स्टोइशियोमेट्री में, ये 1 मोल चाहिए तो ये 5 मोल चाहिए. But this has to get produced here as 5 mole. So to get this 5 mole, the C that I want is 5/3 moles. So meaning is I need to produce 5/3 moles of C, and for that, how much is the A required? So the next calculation will be, since 2 mole C I'm getting from 1 mole A. So therefore, 5/3 mole C I will be getting from 5/6 moles of A. This is the answer. समझ में आ रहा है सबको? Anyone having any doubts in this? Anything that you are unable to understand? No, ma'am. All clear? सबको आ रहा है series of reaction? अभी मैं आपको stoichiometry में और एक concept समझाती हूँ. This is the concept of percent yield. Yield का मतलब क्या है? ये series reactions करवा दिया आपको 1-2 महीने. So what next is, I am explaining you the meaning of percent yield. So your formula of percent yield is actual yield upon theoretical yield into 100. इसका मतलब क्या है? देखो अब तक हमने जो भी कैलकुलेशंस किए थे वो 100% yield के हिसाब से किए थे. I just take a simple example to explain this. Suppose I am having calcium carbonate. I am doing its thermal decomposition and I am getting calcium oxide and carbon dioxide. इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 मोल की है. इसका मतलब ये है कि मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उससे स्टार्ट करती हूँ, तो आई एम गोइंग टू गेट 56 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड. Right, this is what we were working up to now in stoichiometry. Yes. Yes, ma'am. तो जब भी मैं कहती हूँ कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है,
तो ये मेरा yield 100% होता है. आई एम गेटिंग 100% प्रोडक्ट. बट प्रैक्टिकली जब भी हम किसी रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, so when we are carrying it out practically, what is the problem? Practically problem ये हो जाता है कि due to appropriate experimental conditions, we are unable to convert it to 100%. किसी रिएक्शन का yield 90% होता है, किसी रिएक्शन का yield उससे भी कम होता है. तो suppose I tell you, starting with 100 gram of calcium carbonate, I am just getting 50 grams of calcium oxide. तो इसका मतलब मुझे 100% तो नहीं मिला ना प्रोडक्ट. तो how much is the yield of this product? So actually that is 50. Theoretical is 56 into 100. This is how we calculate the percent yield. So is the concept of percent yield clear to everybody? Percent yield का मतलब समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. तो देखो हम appropriate reaction conditions तय करते हैं ना, temperature, pressure, catalyst, वो जब भी optimum होंगे तभी हमारा yield ज्यादा होगा. बट हमने randomly ऑप्टिमम कंडीशंस पे काम नहीं किया तो हमारा यील्ड बहुत कम हो सकता है. तो हर रिएक्शन का यील्ड 100% होता ही है, ऐसे नहीं. आर यू गेटिंग इट? सो यू कैन कैलकुलेट हाउ मच इज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, बाय दिस फॉर्मूला. ये यील्ड का फॉर्मूला कॉपी करो. और अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ जिसमें सीरीज रिएक्शन का कंसेप्ट है और परसेंट यील्ड का भी कंसेप्ट है. दोनों को कनेक्ट करके प्रॉब्लम दे. I'm writing it that side. मैम बोलो ना बेटा. मैम वो 50 ग्राम कैसे मिला? बेटा मैंने एक प्रॉब्लम दिया तुमको जिसमें मैंने कहा कि मुझे 50 ग्राम ही मिल रहा है, तुम यील्ड कैलकुलेट करो. ओके ओके मैम. So I'm just asking you to calculate a percent yield when I'm getting 50 grams. ओके मैम. ये प्रॉब्लम में 50 की जगह पे कोई और नंबर होगा तो तुम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगी. और क्या? ओके और मैम. 56 होगा तो तुम क्या कहोगी कि मुझे 100% यील्ड मिल गया. ओके मैम. ओके. यस मैम. मैम परसेंट यील्ड कभी 100 से ज्यादा हो सकता है? कैसे हो सकता है? बता, तू ही बता मुझे. हो सकता है क्या? मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से स्टार्ट करके 56 ग्राम से ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड मिल सकता है क्या कभी? नहीं. तो फिर ये हर स्टेप के एंड में जो परसेंट दिया है ये इसका परसेंट ये दिया है उस रिएक्शन का मैंने.
Start solving this. मैम बोलो. 3.2. 3.2. Yes, perfect. मैम 3.2 है. हाँ बेटा, आंसर 3.2 मोल्स ऑफ जी आएगा. ओके मैम.
कैसे करना है देखो, हाउ डू वी हैव टू डू इट. इसमें 2 मोल ए से स्टार्ट करेंगे तो 3 मोल अगर सी मिल गया, ओके, स्टार्टिंग विद 2 मोल ए, इफ आई एम गेटिंग 3 मोल सी, दिस इज व्हाट इज 100% कन्वर्जन. बट प्रॉब्लम में बताया है कि कितना परसेंट यील्ड मिलता है, 20%. सो व्हाट इज अ 20% of 3 moles, 0.6 moles of C. So I'm just getting 0.6 moles of C. तो जो रिएक्शन आगे होगी वो 3 मोल ऑफ C से नहीं होगी, वो कितने मोल ऑफ C से होगी, 0.6 मोल्स ऑफ C. तो अगला रिएक्शन है 2 मोल ऑफ C है तो 4 मोल ऑफ F बनेगा. तो मेरे पास अभी 0.6 मोल ऑफ C है. मैम 10 मोल ए गिवन है. क्या 10 मोल ए गिवन है. अच्छा 10 मोल, सॉरी देयर है. तो अगर 2 मोल है तो 0.6 मोल हो गया, ठीक है. तो 10 मोल ए है तो आई एम गोइंग टू गेट 20% के लिए कितने मोल्स ऑफ सी, 6 मोल्स ऑफ सी, राइट. दिस इज व्हाट इज 20%. ऑल क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया या किसी को कोई डाउट है? मैम वो 0.6 कैसे आया, मतलब वो फॉर्मूला यूज करके आया ना? हाँ बेटा, ये कैसे आया मैं समझाती हूँ, इधर ध्यान दे. मेरा परसेंट यील्ड का आंसर 20 है ना. हाँ. मेरा थ्योरेटिकल यील्ड 3 मोल है, तो मुझे ये कैलकुलेट करना है इनटू 100. समझ में आया? हाँ. एक्चुअली यील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट विल बी 20 इंटू 3/100. का आंसर क्या आ जाएगा, 0.6 मोल्स ऑफ सी. तो स्टार्टिंग Okay. विद 2 मोल ऑफ ए, गेटिंग 0.6 मोल्स इज 20%. अभी प्रॉब्लम में तो 2 मोल नहीं दिया, प्रॉब्लम में दिया है स्टार्ट विद 10 मोल ऑफ ए. तो अगर मैं 10 मोल ऑफ ए से स्टार्ट करूंगी तो मुझे, सॉरी, ये 2 5 so I will get 3 mole of C. Is that clear? 10 मोल से मुझे 3 मोल ऑफ C मिलेगा. So can I go ahead? ओके अभी मैम. नेक्स्ट में अगर 2 मोल C होता है तो उसके डबल 4 मोल F मिलता है. अभी मेरे पास 3 मोल C है तो उसके डबल मुझे 6 मोल F अगर मिलता है तो ये 100% हो गया. 3 mole giving me 6 mole is 100%. हाँ मैम. Now what I have to calculate, how much is 40%. So what is 40% of 6 moles? It will be 2.4 moles of F. And I'm using the same formula. इधर 40 आएगा, इधर 6 आएगा, उधर 100. Same formula. तो 3 मोल C से 40% यील्ड के लिए जब भी मैं कैलकुलेट करती हूँ तो वो 2.4 मोल ऑफ F बनता है. इज दैट क्लियर? अभी तो यहाँ पे मेरे पास 2.4 मोल है, 3 मोल है तो आई गेट 8 मोल ऑफ G. So since 3 mole of F is giving me 8 mole of G, so therefore 2.4 mole of F is going to give me 2.4 into 8/3 moles of G. और ये आंसर 100% यील्ड का होगा. तो ये कितना आंसर आ रहा है देखो, 6.4. 6.4. तो अगर तुमको 6.4 मोल ऑफ G मिल रहा है ना तो वो 100% है. अभी ये स्टेप का यील्ड 100% नहीं है. हाउ मच इज द यील्ड फॉर दिस स्टेप? 50%. So therefore your answer will be 3.2 moles of G. That is what is 50
percent G. Is that clear to you? यस मैम। समझ में आया सबको? तो ये सीरीज रिएक्शन परसेंट यील्ड के प्रॉब्लम्स हो गए। अभी लास्ट में मैं कुछ सिखा रही हूँ, एक कंसेप्ट ऑफ पैरेलल रिएक्शन। तो पैरेलल रिएक्शन अभी तो मोल कंसेप्ट में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा आपको, बट आगे चल के कुछ चैप्टर्स में आप ये रिएक्शंस भी देखोगे और इसके बेसिस पे प्रॉब्लम भी करोगे। So right now it is not much important, but I'm just introducing you to the concept of parallel reaction. As I've taught you series, I will also teach you parallel reaction. तो पैरेलल रिएक्शन समझाने के लिए मैं एक प्रॉब्लम ही ले रही हूँ, and with the help of this problem I will explain you the concept of parallel reaction. So first you copy this problem with me. आप इसको मेरे साथ कॉपी कीजिए, फिर हम साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करते वक्त अंडरस्टैंड करेंगे कि पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो सबने लिख लिया बेटा? ये अभी एक बार खुद से पढ़ो इसको, देखो क्या समझ में आता है।
यस मिस। ओके, अभी देखो इसका मतलब क्या है, इसमें जो ये रिएक्शन में जब भी हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास KClO3 है, हमारा एक रिएक्टेंट है, बट उसको जब भी हम हीट करते हैं तो उसी रिएक्शन मिक्सचर में एट अ टाइम दो रिएक्शंस होती है। ये KClO3 में से कुछ KClO3 is becoming KCl and oxygen, और कुछ KClO3 is becoming KClO4 and KCl. So meaning is there are two reactions happening simultaneously in the reaction mixture. अभी ऐसे केस में क्या समझना है आपको, अगर प्रॉब्लम कहता है कि 1 ग्राम KClO3, तो आई एम स्टार्टिंग विथ 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में से कुछ KClO3 जो होगा, some amount of it will be utilized for this reaction. Then the remaining will be utilized for this reaction. So if I just say that 1 ग्राम में से x ग्राम्स इस रिएक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो फिर इसके लिए कितना यूज होगा, 1 माइनस x ग्राम्स। तो अभी ऐसे प्रॉब्लम में देखो अभी दिया क्या है, they have given us the amount of oxygen, they tell us in the problem ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है ये 146.8 ml है, तो मुझे इस रिएक्शन के स्टोइशियोमेट्री से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 146.8 ml ऑक्सीजन अगर इवॉल्व हो रहा है तो उसके लिए KClO3 कितना है। The minute I get this, I will get this, and then by using the next reaction, I know how much is the amount of KClO3. I can always calculate for KClO4. How much will be the KClO4 form? So did you understood how to go about it? समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको? मैम फिर से समझाइए। हाँ बेटा, ये पैरेलल रिएक्शन है, एट ए टाइम दो रिएक्शंस हो रहे हैं, तो जो आपका रिएक्टेंट दिया है 1 ग्राम, उसमें से कुछ KClO3 इस रिएक्शन के लिए यूज होगा, कुछ इस रिएक्शन के लिए यूज होगा। प्रोडक्ट में पूछा है KClO4 कितना बनेगा, ये कभी समझेगा तुमको KClO4 कितना बनेगा, when you understand how much out of 1 gram is reacting to give you this। और वो समझने के लिए इस रिएक्शन क्या ऑक्सीजन का डेटा दिया। Your problem starts here. You calculate from this moles of oxygen KClO3 needed for the first reaction. 1 gram से उसको minus करो, and then you will get KClO3 available for the second reaction. And from the KClO3 available for the second reaction, calculate the amount of KClO4 formed. This way you have to proceed. So the complete problem starts with calculating moles of oxygen. हमको volume दिया है, so I start calculating moles of oxygen. So the volume 146.8 ml है, so I divide it with 22400 ml, and this is going to be the volume of oxygen evolved. कितने मोल्स आ रहा है बोलो?
0.0065 आ रहा है। ओके, तो मैं लिखूं 6.5 into 10⁻³ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी ये रिएक्शन देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए फिर से। इसमें जब भी 2 मोल KClO3 होता है तो हमको 2 मोल KCl और 3 मोल O2 मिलता है। अभी हमारे पास ये ऑक्सीजन के मोल्स जो है एक्चुअली वो ये है 6.5 into 10⁻³ मोल। So can we understand how many moles of KClO3 were needed for that? You will simply say 3 mole of oxygen we get from 2 mole KClO3. So therefore 6.5 into 10⁻³ mole of oxygen we are going to get from 6.5 into 10⁻³ into 2/3 3 moles of KClO3. और फिर ये जो भी मोल्स होंगे इससे मुझे कैलकुलेट करना है मास, कितना मास है, हाउ मेनी ग्राम्स। तो मास ऑफ KClO3 होगा, ये जो मोल्स है KClO3 के मल्टीप्लाई बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो कितना आ रहा है मास मुझे बता देना। मैम 526.75 आ रहा है। 526 कैसा आएगा? 0.53 वगैरह आएगा। 5253 526 ग्राम्स कैसा आएगा बेटा? वो 10 का -3 पावर तो भूल गया लगता है। हाँ, into 10⁻³ है ना? तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 0.53 अप्रोक्सीमेटली 0.53 ग्राम्स ले लेती हूँ। ठीक है, ओके। तो ये आंसर मुझे आया 0.53 ग्राम्स। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो रिएक्शन है इसके लिए जो KClO3 चाहिए वो 0.53 ग्राम्स है। So meaning of this is KClO3 consumed for first reaction is 0.53 grams. So therefore 1 minus 0.53 grams करेंगे हम, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 0.47 grams. This is the KClO3 available. For second reaction. तो बस अभी KClO3 कितना है यहाँ आ गया, तो KClO4 आ जाएगा। तो अभी सेकेंड रिएक्शन का कैलकुलेशन करते हैं। It says 4 mole of KClO3 will give me 3 mole of KClO4 plus KCl. तो मैं मोल्स को मास में कन्वर्ट करती हूँ। 4 into 122.5 ग्राम of KClO3 is going to give me 3 into 138.5 ग्राम of KClO4.
तो अभी हमारे पास कितना KClO3 है इस रिएक्शन के लिए? दिस मच. So I will finally say, since 4 into 122.5 gram. आंसर 0.4 ग्राम है. हाँ देखते हैं भैया. Is giving you 3 into 138.5 grams of KClO4. So therefore 0.47 grams of KClO3 will give you how many grams of KClO4? So it will be 0.47 into 3 into 138.5 upon 4 into 122.5. And you will get the answer. क्या बोल रहा था तू? कितना आ रहा है तेरा आंसर बेटा? How much are you getting बेटा? 0.4 ग्राम. हाँ उतना ही आएगा approximately. ऐसा approximately getting 0.39. तो इसको 0.4 हम लिख ही सकते हैं. ठीक है. So I just introduced you, just showed you कि parallel reaction का मतलब क्या होता है. Parallel reaction मतलब at a time दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं. इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ पैरेलल रिएक्शन. तो सबको समझ में आया क्या ये? किसी को कोई डाउट है इसमें? तो बस अगला लेक्चर जो होगा उसमें और थोड़ा मैं स्टोइशियोमेट्री सिखाऊंगी. But I will finish teaching you stoichiometry in the next lecture, and we will start with concentration terms. हम concentration सीखना अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है. मैम होमवर्क है क्या कुछ? होमवर्क दूंगी ना बेटा, ग्रुप में डालती हूँ. देखिए असाइनमेंट भी आ जाएगा, कुछ बुकलेट से भी मार्क करूंगी. देखती हूँ लास्ट लेक्चर आपको क्या दिया था. मैम कम देना थोड़ा. कम दूं क्यों बेटा? क्या हुआ? अभी जितना दे रहे हो उतना ही दो. मतलब दूसरे टीचर बहुत ज्यादा दे रहे हैं. मैं कुछ ज्यादा तो नहीं देती. एक असाइनमेंट होता है थोड़ा सा. आपने मॉड्यूल बोला ना इसलिए मुझे लगा मॉड्यूल में ज्यादा आ जाता है. थोड़ा सा दे दूंगी मॉड्यूल से भी. थोड़ा सा एक असाइनमेंट आएगा जिसके तो फिक्स 15 प्रॉब्लम्स है. सो वन असाइनमेंट फिक्स 15 प्रॉब्लम्स, उसमें कुछ ऊपर नीचे है नहीं. और जो मॉड्यूल से दूंगी वो देखती हूँ. एज यू सेड ज्यादा नहीं दूं तो ज्यादा नहीं दे. बट आई हैव टू चेक कि मैंने कहाँ तक कितना दिया है जो भी है. बट उतना कर लो आप. हाँ प्लीज. क्योंकि फिर उसके बाद में ना अगला लेक्चर देखो, अगर आप करके आते हो तो आपको अगला लेक्चर भी समझता है. और जब भी डाउट्स, हम इतना टाइम डाउट्स में स्पेंड करते हैं, और अगर कोई ऐसा बैठा है जिसने काम ही नहीं किया तो उसका वो पूरा टाइम वेस्ट है ना. उसको तो समझ ही नहीं रहा है हम क्या बात कर रहे हैं. सो फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम and for understanding of the lectures, very important to follow these basic homeworks that we are giving. ये थोड़ा बहुत जो होमवर्क दे रहे हैं ज्यादा सच में नहीं देती हूँ मैं, उतना प्लीज करो. ठीक है? ओके मैम. चलो that's it for today. I think you have a next lecture also ना. 6 बजे से आपका और एक लेक्चर होता है शायद. मैम 1 मिनट कॉपी कर रहा हूँ. आराम से. मेरे को घाई नहीं है. आपको ही शायद लेक्चर है. आप जब भी बोलोगे तभी मैं बंद करूंगी. आराम से करो, कोई घाई नहीं बेटा. मैम अगर हो गया तो जा सकते हैं.
ओके मैम, हो गया कॉपी। चलो great. Bye. Take care, everybody. I'm ending the meeting. Bye.